नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास में अवध का विलय नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने अंग्रेज़ों का मैसूर के साथ संबंध, अंग्रेज़ों का पंजाब अर्थात सिखों के साथ संबंध का अध्ययन किया और उनके विलय को पढ़ा। आज हम अवध के विलय के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में हड़प लिया था, किस प्रकार से 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगा के और उसका विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया था। ठीक है, अवध का विलय। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मीर मोहम्मद अमीन सादत खां उर्फ बुरहान मुल्क था। ये मुगल दरबार में ईरानी अमीरों का नेता था। वे वजीर निजामुल मुल्क का प्रतिद्वंदी था। सैयद बंधुओं के पतन में उसका भी हाथ रहा। एक सेकंड, इसको फुल स्क्रीन आ जाए। और बादशाह मोहम्मद शाह ने प्रसन्न होकर उसे सादत खां बहादुर की उपाधि तथा आगरा की फौजदारी प्रदान की। इसी समय भरतपुर, आगरा और मथुरा के जाटों ने विद्रोह कर दिया। सादत खां इस विद्रोह को कुचलने में असफल रहा। अतः सितंबर 1722 ईस्वी में सवाई जय सिंह को आगरा की सूबेदारी दे दी गई। अपने निरादर से सादत खां को काफ़ी धक्का लगा, परंतु बादशाह ने उसे अवध का सूबेदार नियुक्त कर उसे शांत करने का प्रयास किया। वास्तव में इस समय से ही अवध के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का इतिहास प्रारंभ होता है। 1724 ईस्वी में सादत खां ने अपनी पुत्री का विवाह अपने भतीजे सफदरजंग से कर दिया और उसको अवध का नायब सूबेदार नियुक्त किया। सादत खां ने दिल्ली की राजनीति में सक्रिय भाग लिया। 1732 ईस्वी में मराठों को उत्तरी भारत में बढ़ने से रोकने का काम उसने अपने हाथ में लिया और इस संबंध में कई प्रस्ताव रखे, परंतु अन्य अमीरों के विरोध के कारण उसके प्रस्तावों पर अमल नहीं किया गया। फिर भी मार्च 1737 ईस्वी में उसने आगरा के समीप मराठों की एक सेना को पराजित किया, परंतु उसने दरबार में यह सूचना भिजवाकर कि उसने पेशवा बाजीराव को चंबल के उस पार खदेड़ दिया है। बाजीराव को क्रोधित कर दिया और वे दिल्ली पर चढ़ बैठा। इससे दरबार में सादत खां की स्थिति काफ़ी गिर गई। नादिर शाह के आक्रमण और मुगल सम्राट के अपमान में भी उसका हाथ रहा। 1739 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। जिसे हम आज अवध कहते हैं, वो वर्तमान में अयोध्या है। ठीक है ना, यूपी का एक क्षेत्र है। इसको इस तरीके से समझना। सफदरजंग। सादत खां की मृत्यु के बाद सफदरजंग अवध का नया सूबेदार बना। अब आपके सीधा क्वेश्चन क्या आएगा कि अवध की स्थापना किसने की या अवध का संस्थापक कौन था, तो आपको बताना सादत खां। ठीक है, फिर आएगा कि सादत खां के बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन बना, तो उसका आंसर जाएगा सफदरजंग। सादत खां की मृत्यु के बाद सफदरजंग अवध का नया सूबेदार बना। 1748 ईस्वी में बादशाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया तथा थोड़े दिन बाद इलाहाबाद का सूबा भी उसको प्रदान कर दिया। इससे प्रोत्साहित होकर उसने रूहेलों और बंगस पठानों के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया। ये लोग अवध के सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे फर्रुखाबाद और रुहेलखंड में बसे हुए थे और अवध के क्षेत्रों में प्राय लूटमार किया करते थे। सफदरजंग ने इन्हें कुचलने के लिए मराठों और सूरजमल जाट का सहयोग लिया और पठानों का दमन किया। 22 अप्रैल 1752 ईस्वी को अब्दाली के विरुद्ध मराठों से समझौता किया, परंतु सम्राट ने इस समझौते को रद्द कर दिया और पंजाब अब्दाली को सौंप दिया। अब्दाली वही है जो अहमद शाह अब्दाली था, जिसने पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया था। ये वही अहमद शाह अब्दाली है। इस पर सम्राट और वजीर सफदरजंग में गृह युद्ध छिड़ गया। इसमें सम्राट विजयी रहा और नवंबर 1753 ईस्वी में उसे वजीर पद छोड़कर अपने सूबे में जाना पड़ा। उसकी मृत्यु के बाद सुजाउद्दौला अवध का सूबेदार बना, जो वेरी इंपॉर्टेंट है।
ये वही सुजाउद्दौला है। जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तो वो मराठों अहमद शाह अब्दाली से जाके मिल गया था। सुजाउद्दौला सुजाउद्दौला ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया। उसका तोपखाना सबसे उत्कृष्ट माना जाता था और उसकी सेना में लड़ाकू नागा साधुओं की टुकड़ी भी थी। 1761 ईस्वी में पानीपत के तीसरे युद्ध में उसने मराठों के विरुद्ध अब्दाली का साथ दिया। 1765 ईस्वी में उसने बंगाल के नवाब मीर कासिम की सहायता की, परंतु बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के हाथों बुरी तरह से पराजित हुआ और बाद में उसने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली, जिसका विस्तृत वर्णन हमने पिछले अध्याय में किया था। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी की संधि के पश्चात 1765 ईस्वी की जो बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद जो संधि हुई थी इलाहाबाद की, वो द्वितीय जो संधि हुई थी वो सुजाउद्दौला के साथ हुई थी। यानी कि 1765 की संधि के पश्चात सुजाउद्दौला अथवा उसके उत्तराधिकारियों में से किसी भी अवध के नवाब ने कभी न तो अंग्रेजों के विरुद्ध कोई संघर्ष किया और न ही किसी ऐसे संघर्ष में भाग लिया जो अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया हो। फिर भी अंग्रेजों से एक संधि के बाद अन्य संधियां करने के लिए अवध के नवाबों को मजबूर किया। प्रत्येक संधि के द्वारा अंग्रेजों के अधिकारों में वृद्धि होती गई और नवाब की शक्ति कमजोर पड़ती गई। 1768 की संधि इलाहाबाद की संधि के बाद सुजाउद्दौला ने पुनः अवध के सैन्य संगठनों की ओर ध्यान दिया। सेना को पश्चिमी ढंग से प्रशिक्षित किया जाने लगा और नए सैनिकों को भर्ती करके सेना की संख्या को बढ़ाया गया। अंग्रेज इससे चिंतित हो उठे और उन्होंने नवाब को इलाहाबाद की संधि में कुछ परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया। 1768 ईस्वी की नई संधि द्वारा अवध की सेना की संख्या सीमित कर दी गई। इससे अवध की सेना की शक्ति घट गई और उसका विस्तार अचानक रुक गया। अब बनारस की संधि 1773 ईस्वी सुजाउद्दौला अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और उसकी निगाहें रुहेलखंड पर टिकी हुई थी। सितंबर 1773 ईस्वी में जब वारेन हेस्टिंग्स बनारस आया तो सुजाउद्दौला उनसे मिलने गया और अंग्रेज़ों के साथ एक संधि कर ली, जिसे बनारस की संधि कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी शर्तें देख लीजिए आप। नंबर 1, कड़ा और इलाहाबाद के दोनों जिले वापस लेकर अवध को सौंपना और इसके बदले में सुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया। रुहेलखंड विजय के लिए अंग्रेजों ने नवाब की सैनिक सहायता देना स्वीकार किया। नवाब ने प्रत्येक ब्रिटिश ब्रिगेड के खर्च के लिए 2,10,000 रुपये प्रतिमाह देना तय किया। नंबर 3 है 1768 की संधि द्वारा अवध की सैन्य शक्ति को सीमित कर दिया गया था। अब इसे रद्द कर दिया गया और नवाब को सैन्य संख्या बढ़ाने की स्वीकृति मिल गई। नंबर 4 है सुजाउद्दौला ने अपनी राजधानी में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। और नंबर 5 है नवाब ने ब्रिटेन के बादशाह के वजीर के रूप में कार्य करना स्वीकार किया। ब्रिटिश बादशाह के नाम के सिक्के अवध में चलाने के लिए राजी हो गया। तो इस प्रकार से 5 शर्तें हैं। एग्जाम में बड़े से छोटे वाले क्वेश्चन में ये 5 जो शर्तें हैं वो पूछ सकता है और जो एक लाइन वाले क्वेश्चन में है उसमें 2 शर्तें पूछ सकता है। तो इसलिए ये शर्तें वेरी इंपॉर्टेंट है कि बनारस की संधि की कौन कौन सी शर्तें थी और बनारस की संधि किसके साथ की गई थी, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको वारेन हेस्टिंग्स बताना है। स्पष्ट है कि राज्य विस्तार की लालसा में सुजाउद्दौला कुछ भी करने को तैयार था और अंग्रेजों ने इसका पूरा लाभ उठाया। उन्होंने केवल 2 वर्षों में अवध से 1,31,00,000 रुपये वसूल किए। आसफउद्दौला 1775 ईस्वी में सुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आसफउद्दौला अवध का नवाब बना। उसके समय अवध की अवनति होने लगी, उसमें शासन करने की योग्यता नहीं थी, उसका अधिकांश समय भोग विलास में गुजरता था। फिर है फैजाबाद की संधि 1775 ईस्वी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। 1775 ईस्वी में आसफउद्दौला को कंपनी सरकार के साथ एक नई संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। संधि के अनुसार पहले की भांति कंपनी ने अवध की सुरक्षा का वचन दिया, परंतु इस बार सुरक्षा का मूल्य चुकाने को कहा गया। अवध के नवाब ने इसके लिए बनारस, गाजीपुर और चुनार के जिलों को कंपनी के
अधिकार में हमेशा के लिए सौंप दिया। अब ब्रिटिश ब्रिगेड 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 को अवध में रखने के लिए नवाब को 50,000 रुपये प्रतिमाह देना स्वीकार करना पड़ा। वस्तुतः ये संधि इस बात का संकेत थी कि कंपनी सरकार अवध को कमजोर तथा दिवालिया बनाने पर तुली हुई थी, ताकि अवसर मिलते ही उसके अन्य हिस्सों को हड़पा जा सके। तो ये फैजाबाद की संधि है। ये सभी यूपी का इलाका है, बनारस है, फैजाबाद है। अब है नवाब की आर्थिक कठिनाइयाँ। अंग्रेजों के आर्थिक शोषण के कारण अवध राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और धीरे धीरे उस पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही गया। उधर कंपनी की सरकार हर संभव उपाय से अवध से अधिक रुपया वसूल करती रही। इसका परिणाम ये हुआ कि धनाभाव के कारण नवाब की सेना की संख्या घटती रही। कॉर्नवालिस ने थोड़ी उदारता दिखाते हुए भविष्य में ब्रिटिश सेना के खर्च के नाम पर अवध से 74 लाख के बजाय 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष लेने का आदेश दिया। इससे नवाब को थोड़ी सी राहत मिली। सादत अली से नई संधि 1798 ईस्वी। 21 सितंबर 1797 ईस्वी को आसफुद्दौला की मृत्यु हो गई और 18 वर्षीय वजीर अली को नया नवाब बनाया गया। परंतु मृत नवाब के भाई सादत अली ने गवर्नर जनरल से अपील की कि वजीर अली नीची जाति में हुआ था और मृत नवाब ने उसे गोद ले रखा था, अतः अवध की गद्दी पर उसका अधिकार गैर कानूनी है। अंग्रेजों को तो अवध पर अपना नियंत्रण और कड़ा करने के लिए कोई भी बहाना चाहिए था। गवर्नर जनरल ने वजीर अली को अपदस्थ करके सादत अली को अवध का नया नवाब बनाया और उसके साथ एक नई संधि की। इसके अनुसार अवध ने कंपनी सरकार को 76 लाख रुपए वार्षिक शुल्क देना स्वीकार किया तथा इलाहाबाद का किला ब्रिटिश सेना के अधिकार में दे दिया। अब ये वेलेजली की दबाव नीति। अब नया गवर्नर जनरल बन के आ गया था लॉर्ड वेलेजली। मई 1798 में लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसने बाहरी हमले का खतरा दिखाकर अवध के नवाब पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने नवाब को अवध में ब्रिटिश सेना की संख्या दुगनी करने को कहा और अपनी सेना को विकसित कर बढ़े हुए ब्रिटिश खर्च को पूरा करने की हिदायत दी। इस पर लंबा वाद विवाद चला और सादत अली नवाबी छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया, परंतु वेलेजली इस बात अपनी बात पर डटा रहा और ब्रिटिश सेना की एक और टुकड़ी अवध भेज दी। विवश सादत अली को 1801 में कंपनी सरकार के साथ एक और नई संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार सैनिक खर्च के नाम पर अवध के लगभग आधे राज्य पर कंपनी सरकार का अधिकार हो गया। गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, बरेली और मुरादाबाद जिलों पर कंपनी सरकार को अधिकार मिल गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी और अवध का विलय। 1801 ईस्वी के बाद अवध के नवाबों ने आरंभ से ही कंपनी को संतुष्ट रखने का प्रयास किया था। जब 1801 ईस्वी की संधि से अवध का बहुत बड़ा क्षेत्र कंपनी ने अपने अधिकार में कर लिया, तब भी किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं किया गया। कंपनी को दी जाने वाली नियमित वार्षिक धनराशि के अलावा समय समय पर अवध से अतिरिक्त आर्थिक सहायता की मांग की जाती रही और अवध उन मांगों को भी पूरा करता रहा। फिर भी अवध के नवाब को समय समय पर शासन व्यवस्था को सुधारने की चेतावनी दी जाती रही, जबकि संपूर्ण शासन व्यवस्था कंपनी के अधिकारियों के सुझावानुसार ही चलती थी। 1837 ईस्वी में मोहम्मद अली अवध का नवाब बना। उसके साथ कंपनी ने एक और संधि की। इसके अनुसार नवाब को अपनी छोटी सी सेना भी भंग करनी पड़ी। संयोग से इसके बाद कंपनी का ध्यान अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब की तरफ लगा रहा और कुछ ही समय के लिए अवध बचा रहा। लॉर्ड डलहौजी आते ही अवध को हस्तगत करने का निश्चय कर लिया। वे एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। कलकत्ता से पंजाब तक अंग्रेजों का शासन स्थापित हो चुका था, परंतु अवध का बड़ा राज्य कलकत्ता और लाहौर के बीच आवागमन में बाधा उपस्थित करता था। इस कारण अवध को हड़पकर संपूर्ण उत्तर भारत पर सीधे अधिकार करने की उसने योजना बनाई।
अवध के राज्य से कंपनी को और विशेष लाभ मिलने की संभावना थी। अवध पर अधिकार करने से कंपनी की आय बढ़ाई जा सकती थी, परंतु डलहौजी को अपनी योजना को पूरी करने के लिए आधार ढूंढने पड़े। इसके लिए कुशासन का आधार ही उपयुक्त समझा गया है, परंतु इस आधार को तैयार करने में उसे 7 वर्ष का समय लग गया। वाजिद अली शाह 1847 ईस्वी में वाजिद अली शाह अवध का नवाब बना। उसे प्रारंभ से ही अंग्रेज अधिकारियों ने प्रशासन की तरफ ध्यान देने की चेतावनी देना शुरू कर दिया था, परंतु नवाब ने अपने प्रशासनिक उत्तरदायित्व अधिकारियों पर छोड़ दिया और स्वयं आमोद प्रमोद और तथा विलासिता में डूबता गया। वस्तुतः वाजिद अली शाह ये समझता रहा कि जब तक वह कंपनी सरकार के प्रति निष्ठावान बना रहेगा, उसे किसी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसे गवर्नर जनरल डलहौजी की योजना की भनक अंतिम समय तक भी नहीं मिल पाई थी। अवध के संबंध में कोई कार्रवाई करने के पूर्व डलहौजी ने उसके विरुद्ध लिखित साक्ष्य एकत्रित करने का निश्चय किया, ताकि वे अपने कार्य का औचित्य सिद्ध कर सके। इसके लिए अवध में नियुक्त अंग्रेज रेजिडेंटों को विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा गया। अंग्रेज अधिकारियों ने भी ऐसी ही रिपोर्ट तैयार की, जिससे गवर्नर जनरल प्रसन्न हो सके और वे कंपनी सरकार के अधिकारियों के सामने बतौर साक्ष्य के उन रिपोर्टों को प्रस्तुत कर सके। इतिहास के अंदर बहुत सारी जो मूवी बनी गई है, वो मूवी अवश्य देखना चाहिए। जैसे वाजिद अली शाह पर वाजिद अली शाह पर मूवी बनी हुई है। 1857 के गदर पे भी मूवी बनी हुई है। उसके अंदर मतलब अगर आप उन चीज़ों को देखोगे तो आपको इतिहास बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसलिए जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जितनी भी मूवी आती है, उसको आपको देखना चाहिए, जिससे आपका ज्ञानार्जन होगा और आपको जो कोई दिक्कत या कोई समस्या होगी तो वो उससे देखने से भी काफ़ी मतलब फ़ायदा मिलेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जैसे अभी पहले फिल्म आई थी एक बाजीराव मस्तानी, जैसे मराठी वगैरह पढ़ते हैं तो उस समय वो फिल्म देखना चाहिए, ताकि अपने को ये ध्यान पड़े कि भाई बाजीराव प्रथम कौन था, मस्तानी कौन थी और उनके बीच में क्या प्रेम प्रसंग रहा और फिर मराठों का पेशवाओं का क्या योगदान रहा। इसी प्रकार से वाजिद अली साहब पर भी कोई फिल्म बनी हुई है, उसको अवश्य देखना चाहिए, जिससे हमको इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अवध के बारे में अच्छी तरह से और जानकारी प्राप्त हो सके। कर्नल स्लीमेन की रिपोर्ट देखिए। अब 1848 ईस्वी में कर्नल स्लीमेन को अवध में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया। उसने अपनी रिपोर्ट में बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर अवध के कुशासन का विवरण दिया। स्लीमेन की रिपोर्ट के अनुसार अवध में चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई थी, जिससे उसे अराजकता की संज्ञा दी। कुशासन का सारा दोष नवाब वाजिद अली शाह के सिर पर डाला गया। स्लीमेन के शब्दों में, वे कभी दरबार में उपस्थित ही नहीं होता था। उसने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि शासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। फिर भी कर्नल स्लीमेन अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने के पक्ष में नहीं था। उसका मानना था कि इस प्रकार की कार्रवाई में ब्रिटिश प्रतिष्ठा को गहरा आघात लग सकता है। स्लीमेन की इस दलील से डलहौजी को अपनी योजना थोड़े समय के लिए स्थगित करनी पड़ी, परंतु उसने चालाकी से काम किया। ने तो स्लीमेन की रिपोर्ट पर किसी प्रकार की कार्रवाई की और न ही वाजिद अली शाह को कुशासन के बारे में चेतावनी ही दी गई। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि डलहौजी ने अपनी योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन कर लिया। 1853 ईस्वी में उसने एक पत्र लिखा था कि अवध का राजा अहंकारी होता जा रहा है, जाने के पूर्व उसे निगल जाने से मुझे संतोष मिलेगा। उसी वर्ष उसने कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंपनी के नियंत्रण मंडल का अध्यक्ष कौन था, सीओडी का अध्यक्ष कौन था, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर का, तो आपको क्या बताना है, चार्ल्स वुड को लिखे पत्र में भी इस प्रकार के विचार प्रकट किए गए। आउटरम की रिपोर्ट। कर्नल स्लीमेन की रिपोर्ट से डलहौजी का काम नहीं बन पाया, परंतु वे निराश नहीं हुआ। 1854 ईस्वी में उसने एक अन्य अंग्रेज अधिकारी जनरल ओट्रम को अवध में नया रेजिडेंट नियुक्त किया। जनरल ओट्रम ने अपनी नियुक्ति के कुछ महीने बाद ही 1885 ईस्वी में
अवध की शासन व्यवस्था के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी, जिसमें नवाब व उसके शासकीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए तथा अवध के कुशासन को अतिशयोक्ति के साथ प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट में से डलहौजी का काम बन गया। उसने रिपोर्ट के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर संचालक मंडल को रिपोर्ट भेज दी और उसे अवध में कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई। अब डलहौजी की चालें कि डलहौजी ने कैसे कैसे चालें चलकर और अवध को मतलब अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। डलहौजी अंतःकरण से अवध को हड़पना चाहता था, किंतु प्रगट में वे ऐसा प्रदर्शित करना नहीं चाहता था। अतः सर्वप्रथम यह निर्णय लिया गया कि 1801 की संधि को भंग कर दिया जाए। इस संधि में नवाब ने उचित ढंग से शासन करने का आश्वासन दिया, परंतु विगत 50 वर्षों में संधि की शर्त का पालन नहीं किया जा रहा था। अतः इस संधि को भंग कर वाजिद अली शाह के साथ एक नई संधि करने का निश्चय किया गया। नई संधि के अनुसार अवध के नवाब से मांग की गई कि वे प्रशासन का सारा कार्य कंपनी को सौंप दे, उसे केवल औपचारिक अधिकार ही दिए गए। वास्तव में डलहौजी ये दिखावा करना चाहता था कि अवध को हड़पना नहीं चाहता कि वह अवध को हड़पना नहीं चाहता, केवल वहाँ का प्रशासन कार्य अंग्रेजों के अधीन लाना चाहता है, ताकि लोगों को अच्छे प्रशासन मिल सके, और ये कंपनी का दायित्व भी है। वाजिद अली शाह को नई संधि पसंद नहीं आई, क्योंकि वे नाम मात्र का नवाब बने रहने को तैयार नहीं था। फिर भी उसने निष्क्रिय विरोध के अलावा कोई कदम नहीं उठाया और डलहौजी से मिलने कलकत्ता चला गया। शायद गवर्नर जनरल को दया आ जाए, परंतु डलहौजी ने घोषणा जारी करके अवध के राज्य को कंपनी राज्य में सम्मिलित कर लिया। डलहौजी का मुख्य तर्क ये था कि सर्वोपरि सत्ता की हैसियत से कंपनी अवध के में व्याप्त कुशासन को एक मूक दर्शक की भांति सहन नहीं कर सकती। इस प्रकार अवध के राज्य का विलय हो गया। अवध के विलय का औचित्य। डलहौजी ने अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करते हुए घोषणा की थी कि सर्वोपरि सत्ता की हैसियत से कंपनी अवध में व्याप्त कुशासन को एक मूक दर्शक की भांति सहन नहीं कर सकती। डलहौजी के इस कथन में कोई सत्यता नहीं है, क्योंकि अवध का विलय करने के बाद भी कंपनी ने अवध के प्रशासन में सुधार करने का कोई प्रयास नहीं किया। सच तो यह है कि अवध का राज्य कलकत्ता और लाहौर के बीच आवागमन के मार्ग में स्थित था। अतः अवध को हड़प कर वे संपूर्ण उत्तर भारत पर कंपनी का प्रत्यक्ष अधिकार स्थापित करना चाहता था। अवध राज्य से कंपनी को विशेष आर्थिक लाभ प्राप्त होने की भी आशा थी। अवध के अधिग्रहण का कोई कारण विद्यमान नहीं था। यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि अवध की प्रजा नवाब के प्रशासन से असंतुष्ट थी, तो भी किसी विदेशी शक्ति द्वारा प्रशासन ग्रहण करना नैतिक दृष्टि से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता था। यदि अवध की प्रजा नवाब के प्रशासन से असंतुष्ट होती तो वे 1857 के विप्लव में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में सक्रिय भाग नहीं लेती। ये सही है कि अवध में कुशासन था, लेकिन इसके लिए नवाब नहीं बल्कि स्वयं अंग्रेज उत्तरदायी थे, क्योंकि अवध के प्रशासन में सुधार इसलिए नहीं हो सका था कि अवध के नवाबों को अंग्रेजों का कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। अवध की तात्कालिक परिस्थितियों में, जबकि वहाँ के वास्तविक शासक अंग्रेज ही बन गए थे तथा आंतरिक प्रशासन में रेजिडेंट मनमाना हस्तक्षेप कर सकता था, अवध के शासन में उस समय तक कोई सुधार नहीं था जब तक कि अंग्रेज नवाब के साथ सहयोग न करें। वास्तव में अंग्रेज अवध के शासन में सुधार के लिए इच्छुक नहीं थे, वरन शासन की खराबी को अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाने का आधार बनाना चाहते थे। अतः स्पष्ट है कि अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण करने का कोई औचित्य नहीं था। कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेज अवध को एक बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल करते थे, कि अगर अंग्रेजों ने सोचा कि अगर अवध पे अधिकार कर लिया जाए तो ये नेपाल पर भी आसानी से अधिकार किया जा सकता है। वो अवध को एक बफर स्टेट के रूप में काम में लेना चाहते थे, इसलिए उस पर अधिकार कर दिया। एक इतिहासकार ने उसकी तुलना एक चेरी से की है कि जिस प्रकार से चेरी टूटकर नीचे गिरती है, उसी प्रकार से ये अवध भी टूटकर हमारे कदमों में आ गया है और उस पर हमने
अधिकार कर लिया है, अंग्रेज ये सोचते थे। इसलिए इस प्रकार हमने अवध के विलय के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।